इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों को दिखाते हुए, जिसमें से बड़े भाई का नाम एडवर्ड और छोटे भाई का नाम बेन था। उन दोनों भाइयों को एल्केमिस्ट नाम का एक बहुत ही पुराना और सटीक जादू आया करता था, जिसकी मदद से वो अपने घर के अंदर एक बड़ा सा सर्कल बनाकर सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हुए किसी भी सामान को एक दूसरे सामान में कन्वर्ट कर देते थे, जैसे कि लकड़ी और लोहे की चीजों को सोने में। एडवर्ड और बेन तो इस एल्केमिस्ट टेक्निक का यूज करके अपने लिए बहुत सारे खिलौने भी तैयार करते। एडवर्ड और बेन तो अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन अचानक उन दोनों की मदर की किसी अनजान तरीके से मौत हो गई, जिस बात से एडवर्ड और बेन पूरी तरीके से मायूस हो चुके थे। अब तो वो दोनों पूरी तरीके से अनाथ हो चुके थे। उन दोनों का अपना कहने वाला कोई भी नहीं होता। अब यहाँ एडवर्ड और बेन अपनी मदर के ग्रेव के पास बैठे हुए होते हैं। तभी एडवर्ड ने बहुत ज्यादा सोचकर अपने छोटे भाई बेन से कहा कि हमें अपनी एल्केमिस्ट टेक्निक की मदद से अपनी मदर को वापस जिंदा कर देना चाहिए। हालांकि एडवर्ड का छोटा भाई बेन उससे ज्यादा समझदार था। वो कहता है कि ये सारी चीजें गलत हैं। अगर कोई मरता है तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन एडवर्ड ने बेन को भरोसा दिलाया कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, हम अपनी मदर को वापस ला सकते हैं। इसीलिए अब दोनों भाई लाइब्रेरी में जाकर वो सारे कंटेंट जमा करने लगे थे, जिससे कि उनकी मॉम को एक बार फिर से जिंदा किया जा सके। वो दोनों तो सारी चीजें जमा कर लेते हैं जिससे उनकी मॉम की बॉडी बनाई जाएगी। दरअसल एल्केमिस्ट टेक्निक का यूज करके वो डायरेक्टली गॉड से बात करना चाहते थे, जो शायद से रिक्वेस्ट करने पर उनकी मदर की आत्मा वापस दे दें। अब अपनी एल्केमिस्ट टेक्निक यूज करने के लिए बड़ा सा सर्कल बनाकर वो सारी चीजों को उसके अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद डेविड और बेन वहाँ पर बैठकर रिचुअल्स को परफॉर्म करने लगे थे। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में उस सर्कल के अंदर बिजली कड़कने लगी थी। वो छोटी सी बिजली तो देखते ही देखते एक बहुत ही बड़े तूफान में कन्वर्ट हो जाती है। और अब एडवर्ड ने देखा कि इस बड़े से तूफान के अंदर उसका छोटा भाई बेन खींचा चला जा रहा है। एडवर्ड तो अपने छोटे भाई बेन को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कुछ फायदा होता नहीं, क्योंकि उस बड़े और खतरनाक तूफान के अंदर बेन खींचा चला गया था। एडवर्ड तो इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सारी चीजें वो अपने भाई के साथ कर रहा था, और अब उसके भाई को ही इन सारी चीजों का बलिदान देना पड़ा। अब यहाँ कई साल बीतने के बाद एडवर्ड काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में होता है कि उसे किसी भी तरीके से अपने छोटे भाई बेन को जिंदा करना है। इसीलिए अब एडवर्ड लगातार ध्यान लगाकर गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बात सुने। एडवर्ड का माइंड तुरंत शिफ्ट हो गया था एक व्हाइट कलर की जगह पर, जहाँ पर ब्लैक कलर का बड़ा सा दरवाजा मौजूद था। अब यहाँ एडवर्ड ने गॉड से रिक्वेस्ट की कि उसे एक बार अपने मॉम से मिलने दो। एडवर्ड बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल था, इसीलिए गॉड उसकी ये विश पूरी करते हैं। गॉड ने तो तुरंत ही एडवर्ड को अपने बड़े से ब्लैक डोर के अंदर खींच लिया था, जो कि एक अलग ही डायमेंशन होती है। एडवर्ड तो अपनी मदर की आत्मा की एक झलक देख पा रहा था, जो कि वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन एडवर्ड को उनका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। वो जैसे ही अपनी मदर के पास जाने की कोशिश करता है, तभी गॉड ने उसे वापस अपनी जगह पर बुला लिया था। तब जाकर एडवर्ड ने गॉड से कहा कि मुझे एक बार फिर से अपनी मदर का चेहरा देखना है, लेकिन गॉड कह रहे थे कि तुम्हें ये चांस बार बार नहीं मिल सकता। एडवर्ड तो बहुत ही ज्यादा दुखी होकर ये कहने लगा था कि मुझे अपने भाई की जान बचानी है। एडवर्ड तो बहुत ही ज्यादा दुखी होकर ये कहता है कि मुझे अपनी गलती को सुधारना है। अगर मैं बचपन में अपनी मदर को जिंदा करने की जिद ना करता, तब आज मेरा भाई बेन जिंदा होता। एडवर्ड तो गॉड से उसके भाई को जिंदा करने की मांग करता है। तब जाकर गॉड ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता जब तक तुम अपने भाई की आत्मा के बदले एक भारी कीमत ना चुका दो। एडवर्ड ने कहा कि आखिर आपको क्या चाहिए। तब जाकर गॉड बताते हैं कि तुम्हारा हाथ और पैर ले लिया जाएगा, जिसके बाद तुम अपने भाई बेन की आत्मा लेकर जा सकते हो। ये सुनते ही एडवर्ड राजी हो गया था अपना एक हाथ और एक पैर गॉड को गिफ्ट करने के लिए। गॉड ने एडवर्ड के तुरंत ही इस विश को पूरा किया और उसके एक हाथ और एक पैर को काट दिया होता है। उन्होंने तो वादे के मुताबिक बेन की आत्मा को भी वापस लौटा दिया होता है। ताज्जुब की बात ये थी कि बेन की आत्मा को कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, उसकी पूरी बॉडी एकदम से बिखरी पड़ी थी, और वहीं पर एडवर्ड का एक पैर और एक हाथ कटा हुआ होता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन अपने भाई बेन को जिंदा करने के लिए इतनी चीज तो करनी बनती है। अब यहाँ एडवर्ड ने अपने भाई बेन को पहनने के लिए एक बड़ी सी शील्ड दे दी, जिसके अंदर बेन की आत्मा बड़े आराम से रह सकती थी। लेकिन एडवर्ड ने अपने भाई को विश्वास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक न एक दिन तुम्हारी बॉडी वापस लौटा कर रहूंगा। अब एडवर्ड अपने भाई की आत्मा वापस लाने के बाद एक लाइब्रेरी में अल्केमिस्ट का काम
काम करने लग जाता है। एडवर्ड तो एल्केमिस्ट टेक्निक पर बुक भी लिखने लगा था, जिससे कि उसे ये पता चल सके कि आखिर इंसानी बॉडी को वापस कैसे लाया जाता है। इतने महीनों तक काम करने के बाद एडवर्ड को पता ही चल गया कि उसके भाई की आत्मा और उसकी बॉडी को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। ये पॉसिबल हो सकता था एक रेड कलर के स्टोन की मदद से, जिसके अंदर बहुत सारी बेशुमार पावर्स मौजूद थीं। इसीलिए अब एडवर्ड इस रेड स्टोन के बारे में और भी ज्यादा बातें पता लगाने लगा था। अब यहाँ एडवर्ड को काफी जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चल चुका था कि ये रेड स्टोन एक प्रीस्ट के पास मौजूद है। इसीलिए एडवर्ड तुरंत ही अपनी सारी जॉब छोड़कर उस प्रीस्ट के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वो प्रीस्ट पता नहीं क्यों रेड स्टोन लेकर भाग रहा था। इसीलिए एडवर्ड रेड स्टोन के लिए लगातार उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन प्रीस्ट ने तो अपनी शक्तियों का यूज करके एडवर्ड पर अचानक हमला कर दिया था। प्रीस्ट जमीन के अंदर से बहुत ही बड़े बड़े खंभे बाहर निकालता है, जिससे कि एडवर्ड को चोट पहुंचे। लेकिन एडवर्ड भी कुछ कम नहीं था, उसने भी अपनी एल्केमिस्ट शक्तियों की मदद से एक बड़ा जायंट क्रिएट कर दिया होता है, जो उस प्रीस्ट पर हमला करके रेड स्टोन हासिल करने में मदद कर रहा था। लेकिन कुछ ही देर में उस जगह के कर्नल अपने बाकी सारे ऑफिसर्स के साथ पहुंच गए थे उन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए। उन लोगों ने प्रीस्ट को तो पकड़ ही लिया था, साथ ही साथ एडवर्ड को भी बंदी बना लिया जाता है। कर्नल प्रीस्ट से वो रेड स्टोन ले लेते हैं और एडवर्ड को बताते हैं कि ये असली रेड स्टोन नहीं है। वो रेड स्टोन ना ही जलता और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि कर्नल ने जब उस रेड स्टोन को थोड़ा सा जलाया तब वो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका था। एडवर्ड तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो इतने समय से एक नकली रेड स्टोन के पीछे पड़ा था। यहाँ पर तो उस प्रीस्ट ने पुलिस ऑफिसर से अपने आप को छुड़ा लिया होता है और अब वो सीधा भागते भागते एक दूसरी जगह पर आ गया था। वहाँ प्रीस्ट के कुछ साथी मौजूद थे जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वो सब काली दुनिया के डेविल्स होते हैं जिनके पास काली शक्तियाँ मौजूद थीं। प्रीस्ट कह रहा था कि तुम सब मेरी मदद करने क्यों नहीं आए? अगर थोड़ी देर और होती तो मेरी जान चली जाती। तभी एक डेविल औरत ने गुस्सा होकर अपने लंबे हाथ निकाले और उस प्रीस्ट के दिमाग में घुसाकर उसे जान से मार दिया। एक दूसरा डेविल तो डायरेक्टली आकर प्रीस्ट को कच्चा ही चबाने लग जाता है, जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बदमाशों का ग्रुप कितना ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर एडवर्ड को एक दिन तक जेल में रखने के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। जनरल एडवर्ड की एल्केमिस्ट टेक्निक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने एडवर्ड से वादा किया कि वो उसकी मदद करना चाहेंगे। उन्होंने तो सबसे पहले कर्नल को आदेश दिया कि वो एडवर्ड की थोड़ी सी मदद करें, क्योंकि शायद एडवर्ड को उसकी एल्केमिस्ट टेक्निक की मदद से उतनी सफलता हासिल नहीं हो रही थी। अब यहाँ एडवर्ड कई सालों बाद अपनी एक फ्रेंड मिया से मिल रहा था। मिया वही होती है जिसने एडवर्ड के लिए उसके आर्टिफिशियल हाथ और पैर बनवाए थे। अब यहाँ पर कर्नल मिया और एडवर्ड को लेकर एक दूसरे आदमी के पास चला गया था, जो शायद एडवर्ड की कुछ मदद कर सके। वो आदमी तो सिर्फ अपने एक बच्चे और कुत्ते के साथ रहा करता था। उसका नाम योंग होता है। दरअसल योंग एक जानवरों का वैज्ञानिक था जो बहुत ही अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट करता। योंग ने तो अपने घर में अलग अलग टाइप के दो जानवरों को एक दूसरे में कंबाइन कर दिया होता है, जिससे कि वो जानवर लिटरली इंसानों की तरह बोल सकते थे। ये देखकर एडवर्ड एकदम से चौंक जाता है और फिर योंग से पूछने लगा था कि मुझे अपने भाई बहन की आत्मा को फिर से एक इंसानी शरीर प्रोवाइड करना है। लेकिन योंग ने रिप्लाई दिया कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। पर तभी योंग ने एडवर्ड को बताया कि उस रेड स्टोन की मदद से ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि वो रेड स्टोन एक सोल स्टोन की तरह काम किया करता था, जो लोगों की आत्मा को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सके। योंग ने एडवर्ड को बताया कि ये रेड स्टोन तुम्हें एक वैज्ञानिक के पास मिल जाएगा, और तो और उसने एडवर्ड को एडवाइस दी होती है कि तुम अपने छोटे भाई की आत्मा मेरे पास छोड़कर जाओ। मैं उसे समझाता हूँ और ट्राई करता हूँ कि उसकी आत्मा एक दूसरे बॉडी में जाने के लिए तैयार हो जाए। एडवर्ड को भी ये सारी चीजें ठीक लग रही थी, इसीलिए वो अपने भाई की आत्मा को योंग के घर पर छोड़ देता है और अब वो खुद मिया के साथ निकल पड़ा था अपने उस सफर पर वैज्ञानिक को ढूंढने के लिए। यहाँ पर योंग अपने काले जादू की ताकतों की मदद से एडवर्ड के छोटे भाई बेन की आत्मा को अपने कंट्रोल में कर रहा होता है। योंग बेन से कह रहा था कि ये सोचो कि तुम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और तुम्हारी आत्मा का कोई भी वजूद नहीं है।
योंग जैसा जैसा कह रहा था बेन वैसा ही सोचने लगा होता है। एक समय पर बेन रिप्लाई देता है कि अगर मेरा कोई वजूद नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। यही सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड और मिया ने एक साथ मिलकर उस वैज्ञानिक को भी ढूंढ लिया होता है, जो शुरुआत में तो बहुत ही ज्यादा हाइपर हो गया था, क्योंकि वैज्ञानिक को लग रहा होता है कि एडवर्ड और मिया उसे जान से मारने आए हैं। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद उस वैज्ञानिक ने एडवर्ड को बताया कि मैं कुछ बुरे लोगों से अपने आप को बचा रहा हूँ और रेड स्टोन की प्रोटेक्शन के लिए मैंने उसे एक अच्छी जगह पर छुपा कर रखा है। लेकिन अब तो कुछ ही देर के अंदर ही अंदर उस जगह पर वो ब्लैक लेडी आ जाती है, जो काले शक्तियों की राजकुमारी थी। उसने तो अपने नुकीले हाथ करके वैज्ञानिक को जान से मार दिया था, जिसके बाद वो तुरंत ही उस जगह से निकल जाती है। अब वो वैज्ञानिक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जो एडवर्ड को रेड स्टोन के लोकेशन के बारे में बताता है कि वो कहाँ पर मौजूद है। यानी कि अब एडवर्ड और मिया को पता है कि वो स्टोन कहाँ पर मौजूद है। अब लोकेशन पता होने की वजह से वो उसकी तलाश बाद में भी कर सकते थे। सबसे पहले यहाँ एडवर्ड मिया के साथ वापस अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसका भाई मौजूद था। लेकिन वो जैसे ही योंग के घर में घुसा तभी उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पर तो योंग का बच्चा और कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। एडवर्ड जल्द से जल्द ऊपर वाले कमरे के अंदर चला जाता है। तभी एडवर्ड ने देखा कि योंग अपने सामने मौजूद कुछ अजीब तरीके के क्रिएचर से बातें कर रहा है। वो तो एक ऐसा क्रिएचर होता है जिसे कि योंग ने अपने काले जादू की मदद से दो जानवरों को कंबाइन करके बनाया था। एडवर्ड जब उस जानवर के पास जाता है तब वो लिटरली इंसानों की भाषा में बोल रहा था कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। एडवर्ड को याद आता है कि ऐसा तो योंग की बेटी बोला करती थी। तब जाकर एडवर्ड को रियलाइज हुआ कि योंग ने अपनी बेटी और अपने कुत्ते को एक दूसरे में कंबाइन कर दिया है, जिससे कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सके। इस बात से एडवर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो योंग को लगातार मारने लगा होता है। आखिर वो अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। तब जाकर योंग बताता है कि आखिर तुमने अपनी मदर को बचाने के लिए अपने छोटे भाई की कुर्बानी तो दी ही ना, उसी तरीके से मैं विज्ञान के पीछे पागल हूँ। मैंने तो अपने एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कराने के लिए अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ा, तब मेरी बेटी इसके सामने कुछ भी नहीं है। एडवर्ड लगातार योंग को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है और कर्नल को बुलाकर योंग को अरेस्ट करवा लेता है। एडवर्ड को यहाँ थोड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि वो उस छोटी बच्ची को बचा नहीं पाया और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि दो कंबाइन किए गए जानवरों को अलग अलग कैसे किया जाए। एडवर्ड तो समय समय पर बहुत ही ज्यादा रोने लगा था, क्योंकि एक तो वो अपने भाई की मदद नहीं कर पा रहा होता और उसकी वजह से लगातार कई लोगों की जानें जा रही थी। पर अब एडवर्ड बिना देरी किए उस लेबोरेटरी का पता लगाने लग जाता है, जिसका एड्रेस उस वैज्ञानिक ने दिया था। यानी कि वो असली वाला रेड स्टोन उसी लेबोरेटरी में मौजूद है। एडवर्ड ने अब तक की अपनी सारी पढ़ाई लगा दी उस लोकेशन को पता करने के लिए। हालांकि अब तक उसे कोई सफलता मिली नहीं होती। अब तो यहाँ एडवर्ड के छोटे भाई बेन को लगने लगा था कि एडवर्ड उसे धोखा दे रहा है। बेन सोच रहा था कि एडवर्ड सिर्फ और सिर्फ रेड स्टोन के पीछे पड़ा हुआ है। एडवर्ड तो सिर्फ बेन का यूज कर रहा था रेड स्टोन को हासिल करने के लिए। इन्हीं बातों को लेकर दोनों भाइयों के बीच एक घमासान फाइट चालू हो जाती है। कभी एडवर्ड बेन पर हमला कर रहा था तो कभी बेन एडवर्ड पर। बेन तो एडवर्ड से पूछता है कि आखिर तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो, लेकिन एडवर्ड ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा फिक्र करता हूँ, तुम्हें धोखा देने के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता। एडवर्ड भी अब अपने छोटे भाई पर गुस्सा होकर उसके आर्मर पे लगातार हमला करते जा रहा था। एडवर्ड के तो हाथ से खून निकलने लग जाता है। उन दोनों की इतनी घमासान लड़ाई को देखकर मिया आकर ये कहती है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। वो सबसे पहले बेन को समझाती है कि तुम भूल गए बचपन में हम तीनों मिलकर कितना अच्छे तरीके से खेला करते थे, और जब से तुम्हारी हालत ऐसी हुई है तब से तुम्हारा बड़ा भाई एडवर्ड तुम्हें ठीक करने के पीछे पड़ा हुआ है। उसने तो अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी भी इन्हीं सारी चीजों में लगा दी कि तुम्हारे असली बॉडी को कैसे हासिल किया जाए, और अब तुम अपने बड़े भाई एडवर्ड पर ही शक कर रहे हो, जो कि बहुत ही बुरी बात है। मिया की बातों को बहुत ध्यान से सुनने के बाद बेन को एहसास हो रहा था कि वो गलत है। वो अपने बड़े भाई के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता। इसीलिए अब बेन एडवर्ड के पास जाकर उससे माफी मांगता है उसके किए गए सारी चीजों के लिए। एडवर्ड भी अपनी तरफ से हाथ उठाने पर माफी मांग रहा था। दोनों भाई फिर से एक साथ हो जाते हैं। यहाँ पर एडवर्ड फिर से रेड स्टोन को ढूंढने के जोर शोर में लग गया था, पर अफसोस की बात ये होती है कि उसे प्रॉपर लोकेशन मिल ही नहीं रही होती जो उस वैज्ञानिक ने बताई होती है।
है। आखिर वो लेबोरेटरी मौजूद भी है कि नहीं, इस बारे में एडवर्ड को डाउट होने लगा था। जब ये बात बेन को भी पता चलती है कि एडवर्ड को वो लोकेशन नहीं मिली, तब वो अपने भाई एडवर्ड से गुस्सा नहीं होता। दरअसल वो तो इस बात से खुश होता है कि उसका बड़ा भाई इस मुश्किल वक्त में भी उसके साथ है। अब यहाँ एक ऑफिसर ने एडवर्ड की थोड़ी मदद करने के लिए एक मैप पर वो लोकेशन ढूंढने लगा था। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद आखिरकार ऑफिसर को पता चला कि वो कोई लेबोरेटरी नहीं बल्कि एक बहुत ही अजीब तरीके की जेल है जहाँ पर काली शक्तियों के लोगों को रखा जाता था। ऑफिसर को इन चीजों के बारे में सारी जानकारी हो चुकी थी, इसीलिए ऑफिसर चाहता था कि वो ये बातें जाकर एडवर्ड को भी बता दे। लेकिन इससे पहले वहाँ वही ब्लैक मैजिक वाली औरत आ जाती है जिसने कि अपने नुकीले पंजे निकाल के ऑफिसर के ऊपर डायरेक्टली हमला कर दिया था। ऑफिसर तो सबसे पहले खुद को बचाते हुए उस औरत पे ही हमला कर देता है। ऑफिसर के कंधे पर बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से कहीं दूर निकल जाता है। ऑफिसर जल्द से जल्द एडवर्ड को कॉल लगाकर उसे सारी बातें बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले वहां पर वही कर्नल आ जाता है जिसने एडवर्ड की मदद की थी। कर्नल ने तो बंदूक निकाला और पता नहीं क्यों उस ऑफिसर को जान से मार दिया। क्या आखिर कर्नल भी उन खतरनाक शैतानों के साथ मिला हुआ है? ये तो हमें थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। अब उस ऑफिसर के कत्ल के जुर्म में एडवर्ड को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि बाकी पुलिस ऑफिसर्स को कहीं न कहीं शक था कि एडवर्ड ने ही ये कत्ल किया है। लेकिन जब एडवर्ड को हिरासत के लिए लेकर आया जाता है, तब एक लेफ्टिनेंट उससे बात करते हुए कह रही थी कि मुझे पता है कि ये मर्डर तुमने नहीं किया, बल्कि कैमरा फुटेज देखने पर पता चला कि ये कत्ल हमारे कर्नल ने किया है। लेकिन पता नहीं क्यों वो ऐसा क्यों कर रहे थे। और तो और अब तुम्हारी जान को भी बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि काले जादू के बहुत सारे कुछ एल्केमिस्ट आजाद हो चुके हैं जो अपनी काली शक्तियों की मदद से हम सभी को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए अब उस लेफ्टिनेंट ने एडवर्ड को एडवाइस दी कि हमें किसी भी हालत में इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा और मैं तुम्हें मदद करूंगी यहाँ से भागने में। लेफ्टिनेंट तो खुद अपने ऑफिसर साथियों को मारकर बेहोश कर देती है, जिससे कि एडवर्ड वहां से बड़ी आसानी से भाग सके। अब यहाँ दूसरी तरफ हमने देखा कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ने अपने कर्नल को घेर लिया होता है, क्योंकि इनडायरेक्टली उन्हें पता चल चुका था कि कर्नल ही कातिल हैं। लेकिन कर्नल यहाँ पर बता रहे थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं एकदम से निर्दोष हूँ। लेकिन सारे सबूत कर्नल के एकदम खिलाफ थे। तभी उस जगह पर एडवर्ड और उसके बाकी सारे साथी आ जाते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि उस जगह पर वही काली शक्ति वाली औरतें और उसके टीममेट्स भी आ चुके थे जो बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। यहाँ पर जाकर एक बहुत ही डार्क सीक्रेट रिवील हुआ। दरअसल उस काली शक्ति वाली औरत के ही टीममेट्स ने कर्नल का रूप बदलकर उस ऑफिसर का कत्ल किया होता है, जिससे कि सारा शक कर्नल के ऊपर चले जाए। यहाँ पर तो सारी चीजों का खुलासा हो चुका था, पर अब काली शक्तियों से भरी हुई उस औरत ने अपने टीममेट्स को आदेश दिया कि तुम इन ऑफिसर्स के साथ साथ सभी को खत्म कर दो। जिसके बाद वो खुद ही निकल पड़ती है उस लेबोरेटरी की तरफ रेड स्टोन को हासिल करने के लिए। उनके टीम का एक बहुत ही खतरनाक आदमी जो इंसानों को कच्चा ही चबा जाता था, वो पुलिस ऑफिसर्स पर लगातार हमला करने लगता है। यहाँ उस काली शक्तियों से भरी हुई औरत ने कर्नल को बहुत ही ज्यादा चोटिल कर दिया था। इसीलिए अब एडवर्ड लेफ्टिनेंट को कहता है कि तुम कर्नल का ख्याल रखो और मैं उस लेबोरेटरी की तरफ जाकर देखता हूँ रेड स्टोन को हासिल करने के लिए। एडवर्ड तो जल्द से जल्द उस लेबोरेटरी यानी कि जेल की तरफ भागने लगा था। ताज्जुब की बात ये होती है कि जेल के एकदम बीचों बीच पहुंचने पर एडवर्ड को वहां और कोई नहीं बल्कि योंग दिखाई दिया था, जो एडवर्ड के छोटे भाई बेन की बॉडी पर अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। योंग ने तो एडवर्ड की दोस्त मिया को भी अपने पास कैद करके रखा हुआ था। अब यहाँ योंग एडवर्ड के सामने एक बहुत ही बड़ा खुलासा करता है। उसने एडवर्ड से कहा कि तुम जिस रेड स्टोन को एक जीवन दायिनी पत्थर समझ रहे थे, दरअसल उसके पीछे कई मासूम लोगों की कुर्बानियां मौजूद थीं। ये एक लेबोरेटरी नहीं बल्कि एक जेल हुआ करती थी, जहाँ पर बहुत सारे मासूम इंसानों को पकड़कर उन्हें टॉर्चर करके मारा जाता था और उनके टॉर्चर से जितनी भी एनर्जी और उनकी आत्मा निकली करती थी, श्रापित लोग उसे इस रेड स्टोन के अंदर ही कैद कर देते थे। एक रेड स्टोन के अंदर कई 100 लोगों की आत्माएं मौजूद थीं।
ये बातें सुनकर एडवर्ड पूरी तरीके से शॉक रह जाता है कि जिसे वो एक बहुत ही अच्छा पत्थर समझ रहा था, उसके लिए इतने सारे मासूम लोगों की बलिदान दिया गया है। पर तभी उस जगह पर अचानक काली शक्ति वाली औरत आकर योंग को अपने नुकीले हाथों से जान से मार देती है, जिससे कि वो और भी ज्यादा राज एडवर्ड के सामने ना उगले। पर तब जाकर एडवर्ड ने फर्स्ट फ्लोर पर मिलिट्री जर्नल को देखा, जो इन सारी चीजों का मास्टरमाइंड होता है। जर्नल ने सबसे पहले वहां की लाइट्स ऑन कर दी थी। तब जाकर एडवर्ड ऊपर की तरफ देखता है कि वहां बहुत सारी डेड बॉडीज को लटकाया गया था और इन्हीं लोगों की आत्मा को जेल में टॉर्चर करके इस रेड स्टोन के अंदर डाला गया होता है। अब मिलिट्री जनरल ने दूसरा स्विच ऑन किया, जिससे कि एक एक रेड स्टोन उन सभी डेड बॉडीज के अंदर ट्रांसफर होने लगता है और अब वो सारे मुर्दा जो इतने सालों से मरे पड़े थे वो जिंदा हो जाते हैं। उनके तो सर पे एक बड़ी सी आंख मौजूद थी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और अब आखिर में मिलिट्री जनरल ने उन सारे मुर्दाखोरों को जिंदा करके नीचे छोड़ दिया था। वो तो अपनी पूरी सेना के साथ लगातार आगे बढ़ रहे थे, पर अफसोस की बात ये होती है कि वो सारे मुर्दाखोर जनरल को भी जान से मार देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं समझ रहा था कि उनका दुश्मन और दोस्त कौन है। यानी कि एक तरीके से मिलिट्री जनरल का मोए मोए हो गया। अब लाखों की तादाद में वो सारे मुर्दाखोर निकल पड़े थे सभी पर हमला करने के लिए। यहाँ पर कर्नल अपने बाकी बचे हुए साथियों के साथ मिलकर उन क्रिएचर से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि उन पर हमला करने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन अब एडवर्ड भी वहाँ आकर अपनी एल्केमिस्ट पावर्स का यूज करता है, जिससे कि वो सब एक साथ मिलकर हमला करते हैं और बहुत सारे मुर्दाखोरों को मार गिराते हैं। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। अब तो उन सभी के सामने वही काली शक्तियों वाली औरत आ चुकी थी। अब उस काली शक्तियों वाली औरत ने तो कर्नल और एडवर्ड पर हमला कर दिया था, पर वो तो एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में कर्नल और एडवर्ड को ये बताने लग गई थी कि हम सारे बुरे अल्केमिस्ट को जब बनाया गया था तब हमारे अंदर वही रेड स्टोन डाल दिया गया होता है, जिससे कि हम कभी मर नहीं सकते और तुम जितना भी हम पर हमला करोगे हम वापस से ठीक हो जाएंगे। यानी कि एक तरीके से इस रेड स्टोन के अंदर जितनी भी लोगों की आत्मा मौजूद होती है, उनकी पूरी की पूरी लाइफ और एनर्जी रेड स्टोन को यूज करने वाले कैरेक्टर के पास चली जाती थी। यानी कि जब भी उस बुरी औरत पर हमला किया जाएगा तब रेड स्टोन में मौजूद इतनी सारी आत्माएं एक एक करके समय के साथ मरती जाएंगी, पर इससे उस बुरी औरत को एक नई जिंदगी मिल सकती थी। अब ये सारी बातें एडवर्ड और कर्नल को पता चल गई होती हैं, इसीलिए अब एडवर्ड कर्नल को अपना एक बहुत ही अच्छा प्लान बताता है। एडवर्ड ने कहा कि भले ही वो रेड स्टोन की मदद से इमॉर्टल हैं, लेकिन रेड स्टोन के अंदर गिने चुने आत्माओं की पावर्स को इंक्लूड किया गया था। अगर हम उन बदमाश लोगों के ऊपर लगातार वार करें जिससे कि रेड स्टोन की शक्तियां ही खत्म हो जाएं, तब उनकी पूरी बॉडी कमजोर होने पर हम रेड स्टोन उनकी बॉडी से निकाल सकते थे। कर्नल को भी एडवर्ड की ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए वो दोनों मिलकर अपने प्लान पर काम करते हैं और अब लगातार उस बुरी औरत के बॉडी पर हमला करने लगते हैं। कर्नल ने तो अपनी एल्केमिस्ट टेक्निक का यूज करके उस औरत की पूरी बॉडी को जलाकर राख कर दिया था। हालांकि इससे उस औरत को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ एडवर्ड ने उस औरत को रिकवर होने का टाइम ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वो लगातार उस औरत के ऊपर हमला करने लगा। ताज्जुब की बात ये होती है कि एडवर्ड का ये प्लान अच्छी तरीके से काम कर रहा था। उस बुरी औरत की पूरी बॉडी एकदम से टूटने लग गई थी। इस मौके का अच्छा फायदा उठाते हुए एडवर्ड ने तो उसकी बॉडी में से वो रेड स्टोन बाहर निकाल दिया होता है। अब रेड स्टोन उसकी बॉडी में ना होने की वजह से वो बुरी औरत भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो तो एक सिर्फ बुरी आत्मा थी जो रेड स्टोन की मदद से इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। कर्नल ने तो वो रेड स्टोन एडवर्ड को दे दिया था, जिससे कि वो अपने छोटे भाई बेन को जिंदा कर सके। एडवर्ड जल्द से जल्द उस रेड स्टोन को लेकर अपने विजन्स में गॉड के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो डील कर सकता था रेड स्टोन के बदले अपने भाई को जिंदा करने के लिए। पर जैसे ही वो रेड स्टोन उन्हें देने जाता, तभी एडवर्ड ने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया था। यहाँ एडवर्ड के मन में ये थॉट चल रहा होता है कि वो अपने भाई की आत्मा को जिंदा करने के लिए इतने सारे लोगों की बलि दे रहा है, क्योंकि एक स्टोन के अंदर 100 से भी ज्यादा मासूम लोगों की जानें मौजूद थी और वो इस तरीके की अंधाधुंध कुर्बानी देकर अपने भाई को जिंदा नहीं करना चाहता था। इसीलिए अब एडवर्ड अपने भाई से माफी मांगता है कि वो इस तरीके से उसे जिंदा नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने गॉड के साथ ये डील बिल्कुल की ही नहीं।
एडवर्ड तो रेडस्टोन को लेकर वापस उस जगह पर आ जाता है। एडवर्ड ने तो अपने छोटे भाई बेन को समझाते हुए कहा कि मैं ये बिल्कुल कर नहीं पाऊंगा। हाँ, भले ही मैं तुम्हें जिंदा करके एक नई बॉडी देना चाहता हूँ, लेकिन इतने सारे मासूम लोगों की कुर्बानियों के बदले नहीं। लेकिन मैं तुम्हें जिंदा करने की और भी तरकीब जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। बेन तो अब अपने बड़े भाई एडवर्ड की इस तरीके की कोशिश को देखकर ही एकदम सेटिस्फाई हो गया था। वो कहता है कि आप जो भी करोगे मेरे भले के लिए ही करोगे, और इस तरीके से उन दोनों भाइयों की बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हमारी कहानी की भी इस तरीके से हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।